सुबह के साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया के हाल, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि असम में 60 से ज्यादा राजदूत क्यों हो रहे हैं इकट्ठा। साथ ही साथ बात होगी महाकुंभ और असम में क्यों बना है विश्व रिकॉर्ड। बात करेंगे दिल्ली विधानसभा सत्र की भी, क्योंकि सेशन के साथ क्यों बढ़ रही है विपक्ष की टेंशन, और भी बहुत कुछ रहने वाला है खास। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का करेंगे शुभारंभ। औद्योगिक विकास, व्यापार, साझेदारी और एमएसएमई क्षेत्र पर होगा फोकस। दिल्ली में बीजेपी सरकार आज पूरा करेगी अपना एक और एजेंडा। विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी पिछली सरकार के कामकाज पर आधारित कैग की लंबित सभी 14 रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर का भी होगा चुनाव। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दो टूक। आतंकवाद से किसी भी रूप में नहीं होगा समझौता, बहुपक्षीय प्रणाली की जरूरत पर दिया बल। दस 10,000 हैंड प्रिंटिंग और 550 शटल बसों के संचालन के साथ महाकुंभ में आज बनेगा एक और विश्व रिकॉर्ड। कल महाशिवरात्रि पर होगा महाकुंभ का समापन। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को दी मात। सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और न्यूजीलैंड, मेजबान पाकिस्तान बाहर। और आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद आज बारी है असम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर असम में निवेश के लिए पूरा माहौल है और प्रधानमंत्री आज इसी पर फोकस करेंगे कि कैसे यहां औद्योगिक विकास, व्यापार, साझेदारी और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की शान और साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहे जाने वाले असम के लिए मौका बहुत खास है। यह मौका है एडवांटेज असम 2.0 का। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान असम को पूरी दुनिया तक अपनी विरासत और अपने विकास की कहानी को पहुंचाने का मौका मिलेगा। दरअसल पूरी दुनिया की निगाहें असम की ओर खास तौर पर लगी हुई हैं, क्योंकि असम को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहा जाता है, जो 840 अरब डॉलर के बड़े बाजार के अवसर खोलता है। बीते एक दशक में राज्य की औसत विकास दर 12.6% की रही है। साल 2023-24 में तो राज्य की 19% विकास दर ने सभी को चौंका दिया। राज्य में 65 औद्योगिक एस्टेट और सेक्टोरल पार्क हैं। 180 किलोमीटर औद्योगिक गलियारा निवेशकों को आकर्षक विकल्प देता है। यूके, यूएई, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर समिट के पार्टनर कंट्री हैं। फिलीपींस, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया समेत 14 और देशों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। अमेरिका, यूएई, न्यूजीलैंड, ताइपे के बिजनेस चैम्बर्स के अलावा विश्व बैंक, एडीबी, ईयू और एनडीबी भी सम्मेलन का हिस्सा होंगे। एडवांटेज असम 2.0 में अब तक 7,000 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ब्रह्मपुत्र, बराक, कोपली, मानस, धानसीरी नदियों के नाम से हॉल्स बनाए गए हैं। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले असम स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025, एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। जैव प्रौद्योगिकी ने 2022-2027 के संशोधन को मंजूरी दी है। डायनेमिक शॉर्ट करियर प्रोग्रेशन योजना 2025 की शुरुआत की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो टाटा ने जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने का यहाँ पर निर्णय लिया है, उससे राज्य की पूरी दशा और दिशा बदलने जा रहे हैं। निवेशकों के मन में एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स, फूड एंड बेवरेजेस, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स,
रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोकार्बन्स एंड टूरिज्म, खासतौर पर ग्रीन टूरिज्म एक बहुत बड़ा फोकस है। तो आप ये समझें कि इतने बड़े रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये जो एडवांटेज आसाम 2.0 है पूरी तरह से तैयार है निवेशकों तक अपनी विकास की कहानी को पहुंचाने का। विरासत की कहानी भी पहुंचाई जाएगी, विकास की कहानी भी पहुंचाई जाएगी। अब तक एडवांटेज असम 2.0 के शिखर सम्मेलन के लिए 350 बैठकें तय हो चुकी हैं। 88,000 स्क्वायर फीट में 150 उद्योग असम से हैं, जिसमें टाटा, HUL, IOCL, ONGC, वेदांता, गेल, BCCL शामिल हैं। 1,000 स्क्वायर फीट में पारंपरिक उद्योगों जैसे ODOP, GI टैग स्पेशलिटीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 2.5 लाख कारोबारियों को मंजूरी दे दी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्धन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, गुवाहाटी। मेघालय से ऑपरेट हो रही नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी पावर कंपनी निप्को NTPC की सब्सिडरी है। कंपनी अब सोलर जैसे क्षेत्रों में हाथ आजमाने जा रही है। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नेचुरल गैस से चलने वाले सबसे बड़े फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं और इसकी क्षमता 12 लाख टन से ज्यादा होगी। वहीं आपको बताएं कि असम की धरती से फिनटेक की दुनिया में एक नया स्टार्टअप अपनी जगह बनाने जा रहा है। ये स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों को डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। वहीं LPG सिलेंडर की रिफिलिंग या नए LPG सिलेंडर की खरीद ATM जैसी मशीन के जरिए आसान करने से जुड़े स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता अजय मिश्र गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार है, भारत का प्रहरी है ये राज्य, और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे कि निवेशकों को ये असम किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करेगा। धन्यवाद संध्या। आज बहुत ही खूबसूरत सूर्योदय हुआ है और ये सूर्योदय है पूर्वोदय का, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि ये केवल नॉर्थ ईस्ट का गेटवे नहीं है, ये पूरी साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है। आसाम एडवांटेज 2.0 इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें आसाम पर इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि 840 अरब डॉलर का बड़ा बाजार उनका इंतजार कर रहा है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है। तो यहीं से आसियान देशों के रास्ते खुलते हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पार्टनर कंट्रीज़ में ऑस्ट्रिया, भूटान, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम, ये सारे के सारे देश हैं जो पार्टनर कंट्री के तौर पर यहाँ पर शामिल हुए हैं। और अभी से थोड़ी देर बाद निवेशकों का आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। संध्या 7,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मुझे पता चला कि 1500 से ज़्यादा MOU साइन होने वाले हैं, करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के, जो कि न केवल आसाम बल्कि विकसित भारत की जो पूरी परिकल्पना है उसमें यहाँ से बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ, अभी 3-4 कहानियाँ आपने दिखाई नॉर्थ ईस्ट से जो निकलने वाली हैं। मुझे लगता है कि ये एक नया ग्रोथ इंजन साबित होगा। इसकी वजह यह है कि गुजरात के बाद शायद असम एक पहला राज्य है जिसने पूरे एक दशक में 12% से ज़्यादा की GDP विकास दर करके दिखाया है। और बीते साल 23-24 में तो विकास दर 19% से ज़्यादा रही, जिसने सभी को चौंका दिया। इस साल भी हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 15% की दर से विकास करेंगे। तो गुजरात की याद आ रही है और गुजरात में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई थी। वो सफ़र भोपाल, उत्तराखंड और उड़ीसा होते हुए अब 2025 फरवरी में आ चुका है। आसाम और गुवाहाटी इस वक्त पूरी तरह से तैयार है पूरी दुनिया के निवेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कल ही हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होते देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और उसके बाद आज गुवाहाटी का दिन भी बहुत ही खास और अहम रहने वाला है। अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे जो निवेशकों को अपनी ओर खास तौर पर आकर्षित करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि असम जो पूरा राज्य है वो संपदा से भरा हुआ है, संसाधनों से संपूर्ण है, और इस समय जिस तरह से वहां पर एक शांति की बहाली हुई है उसके बाद वो निवेशकों को आकर्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आज अदा करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने संध्या, और इसमें 8 फोकस सेक्टर्स हैं। पिछली बार जब इसका पहला संस्करण हुआ था उसमें फोकस सेक्टर ज़्यादा थे, जिसका ज़्यादा फ़ायदा आसाम को नहीं मिला।
और कल ही कैबिनेट ने परसों की जो कैबिनेट है आसाम की, उसमें 45,000 करोड़ रुपए के MOUs को निरस्त कर दिया गया क्योंकि वो लोग सीरियस नहीं थे। तो यहाँ की सरकार ये कर रही है कि हम नॉन सीरियस लोगों को अपने यहाँ आने नहीं देना चाहते हैं, और यही वजह है कि 8 सेक्टर्स को चुना गया है। ठीक पहले, इस समिट के ठीक पहले राज्य ने अपनी डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। यानी आपको यहाँ पर डिफेंस और एरोस्पेस से जुड़े हुए स्टार्टअप्स, जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए दिखाई देंगी। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर स्टार्टअप पॉलिसी 2025 को शुरू किया गया, इस समिट से ठीक पहले लॉन्च किया गया है, और हमने कुछ स्टार्टअप्स की कहानी दिखाई कि किस तरह से होकुलू पे जैसी कंपनियाँ जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें कैसे लोगों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और वो यूनिकॉर्न बनने का सपना देखती हैं। हाइड्रोकार्बन तीसरा बहुत ही बड़ा सेक्टर है, खासतौर पर रिन्यूएबल्स आप कह सकते हैं, जो कि मेघालय में एक कंपनी है निपको, जो कि NTPC के फुल्ली ओन सब्सिडरी है और नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है। तो आप समझिए कि वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जाकर के 200 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रही है डिफेंस लैंड पे, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। इसी तरह से आपको एक बड़ी खबर मैं बता दूं संध्या की, यहाँ पर जो फर्टिलाइजर कंपनी है जिसका आज उद्घाटन करेंगे, और इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने बजट में भी की थी। 12.5 लाख टन की क्षमता का जो फर्टिलाइजर प्लांट है वो गैस बेस्ड प्लांट होगा, आत्मनिर्भर भारत की तकनीक से लैस होगा, और इससे यूरिया के खाद की कीमत आधी होने जा रही है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यूरिया के खाद की कीमत आधी होने जा रही है, क्योंकि जो नेचुरल गैस है वो यहीं पे आसाम से मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है, और इसलिए जो अमोनिया और बाद में यूरिया बनाए जाने की जो कॉस्ट है, हमें यहाँ के CMD ने एक्सक्लूसिव खबर में बताया है कि यूरिया की कीमत आधी होने जा रही है। और आप सोचिए कि 1,95,000 करोड़ का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी खासतौर पर यूरिया को दी जाती है, उसमें कितनी बड़ी कमी आएगी अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आधा कर पाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ, बैम्बू हार्वेस्टिंग, यहाँ की खूबसूरत फ्रेग्रेंस, फूड एंड बेवरेजेस, इको टूरिज्म, ये सारे फोकस सेक्टर्स हैं जिसमें आसाम को लगता है कि 1-1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश MOU आएगा, लेकिन सीरियस लोगों को ही यहाँ पर आने की अनुमति दी जाएगी। ये पूरी तरह से क्लियर कर चुकी है सरकार। निश्चित तौर पर एक बड़ा निवेश मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि युवाओं को किस तरह से रोजगार मिलने के अवसर, किस तरह से ये द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, तो ऐसे में वो युवा जिन्हें नौकरी की तलाश में अपने मूल स्थान को छोड़ करके अन्यत्र स्थान पर जाना होता था, वो कहीं ना कहीं रुकेगा, क्योंकि इस तरह से एक बड़े अवसर उन्हें अपने ही राज्य में मिलेंगे। ये सवाल बहुत ही अच्छा है इस लिहाज से है संध्या, क्योंकि जब से $3.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर के आया है, तब से पूरी दुनिया में एक आसाम की अलग सी छवि मिली है। तो गुजरात के बाद आसाम को टाटा के द्वारा पहला सेमीकंडक्टर जो टेस्टिंग प्लांट है उसके लिए लगाना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है युवाओं के लिए। खासतौर पर जो 180 किलोमीटर का पूरा औद्योगिक गलियारा है जिसमें 65 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, वो युवाओं के लिए संभावनाओं के, रोजगार के हिसाब से असीम जो संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। एक चीज़ और है कि जापान से जो MOU साइन होने जा रहा है उसमें करीब 50,000 युवाओं को स्किल किया जाएगा जापानीज लैंग्वेज में, और जापान सरकार तैयार है आसाम के युवाओं को अपने यहाँ बुलाने के लिए। दूसरी बात यह है कि जब स्टार्टअप पॉलिसी जब आई है उसके बाद नए युवा जो हैं वो आसाम की समस्याओं को, जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं उन्हीं का यहाँ के लोकल भाषा में या फिर लोकल तरीके से उसका समाधान देते हुए नजर आएंगे। एक और बड़ी बात है कि जो एक स्किलिंग यूनिवर्सिटी है, स्किलिंग जो मिशन है उसको बहुत फोकस किया जा रहा है, और आसाम के युवाओं को यहीं पे स्किलिंग करके कैसे उनको ग्रीन टूरिज्म, ग्रीन मोबिलिटी, सस्टेनेबल टूरिज्म, हाइड्रो पावर, फूड एंड बेवरेजेस और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए कैसे तैयार किया जाए, उसके लिए यहाँ का स्किल मिशन तैयार हो चुका है। तो युवाओं के लिहाज से ये सबसे बड़े फायदे की बात है कि एडवांटेज 2.0 जो कि आज और कल, और एक बात और बता दूं कि कल एस जयशंकर साहब 61 विदेशी प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर जो सेशन है उसको संबोधित करेंगे। हरदीप सिंह पुरी साहब जो होंगे पेट्रोलियम सेक्टर या हाइड्रोकार्बन सेक्टर को संबोधित करेंगे। पीयूष गोयल साहब जो होंगे वो यहाँ की निवेश की कहानी, यहाँ के ग्रोथ की कहानी पूरी दुनिया को बताएंगे। डोनर के जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं, वो भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ऐसा ही बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री शायद वैलिडिक्टरी सेशन को संबोधित कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्वोदय को लेकर के बजट में बड़ी घोषणाएं की हैं। बहुत ही पावर पैक्ड रहने वाला है आज का पहला दिन। प्रधानमंत्री और उनके संदेश पर सभी की निगाहें होंगी,
और कल पूरी की पूरी जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कैबिनेट आप कह सकते हैं, वो सारी की सारी कैबिनेट जो इकोनॉमिक अफेयर्स की है वो यहाँ पर होने वाली है। और ये डबल इंजन की सरकार जो बार बार कहते हैं मोदी जी, उसको वो जमीन पर पूरी दुनिया के सामने जरूर रखते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो असम तैयार है पंख लगाने के लिए, निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और असम में इस खास अवसर के लिए कई निवेशक उत्साहित हैं। क्या कुछ कहना है इनका, आइए आपको सुनवाते हैं। The experience has been fantastic under the able leadership of our Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister. This summit really showcases the potential India has, the northeastern states has, and Assam has for the investment in India. India has a huge potential, and as you know, all know that every country in the world is looking at investing in India, and Northeast provides a significant advantage for investors like ourselves to invest in multiple sectors into this Northeast states. It is a great experience. I never thought that he will come and will ask many things. So I explained about our company Hokulupe, what we are doing. We have received the license from UPI, from RBI and NPCI, and I said that, sir, as your vision Bharat, Viksit Bharat, we are also with that vision we are promoting the digital payments and UPI payments to Assam, remote areas, mainly in the rural areas where people still using the cash transactions. So through our UPI, through our system, the digital payment will be enabled in every pin codes, in every the villages of the Assam, Northeast, and all the rural India. That is what I told, and he really liked it, and he said that you do your all the best. Grow it in all the other places of the Assam, Northeast, everywhere. We are building the technology stack right now, and we will go live by May. And we have our teams put up at both Bangalore and Chennai. So we are working day and night, and both RBI is monitoring us and giving us all the guidelines. So we are working out on the application, and hope we will be live soon, and will be a trendsetter in the Northeast region. और अब रुक करते हैं दिल्ली की सियासत का। जी हाँ, दिल्ली की सियासत में आज का दिन बेहद खास और राजनीतिक हलचल के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी। सुबह 11 बजे सदन में उपराज्यपाल वीके सक्सेना अपनी सरकार से अवगत कराएंगे। माना जा रहा है कि उपराज्यपाल बीजेपी सरकार के विकास कार्यों का रोड मैप पेश कर सकते हैं। उपराज्यपाल यमुना सफाई को लेकर भी सदन में अपनी सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके बाद आज दिल्ली विधानसभा में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश की जाएगी। कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन, मुख्यमंत्री आवास यानी शीश महल के नवीनीकरण में गंभीर अनियमितता और दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी के कामकाज की समीक्षा शामिल है। भाजपा ने आपके कार्यकाल के दौरान बार बार इन रिपोर्ट को जारी करने की मांग की थी। बीजेपी ने तत्कालीन आप सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के लिए अदालत का रुख भी किया था। भाजपा ने आप सरकार पर कथित भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानबूझकर ऑडिट में देरी करने का आरोप लगाया था। विधानसभा चुनाव के दौरान यह मुद्दा गहरा गया था, जिसमें भाजपा ने वित्तीय कुप्रबंधन के निष्कर्षों को दबाने के प्रयास के रूप में देरी को उजागर किया था। विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश होने के साथ ही डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है। डिप्टी स्पीकर के लिए मोहन सिंह बिष्ट के नाम का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड मूल के मोहन सिंह बिष्ट 7 बार के विधायक हैं और इस बार उन्होंने मुस्तफाबाद जैसे बीजेपी के लिए कठिन माने जाने वाली विधानसभा सीट से AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को शिकस्त देकर जीत हासिल की। और आप सरकार ने क्यों रोकी कैग रिपोर्ट्स को लेकर आप सरकार पर लगे आरोप, विधानसभा में पेश करने में देरी या उन्हें रोके रखा। रिपोर्ट्स को लेकर बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों को दावा, रिपोर्ट्स में आप सरकार के भ्रष्टाचार के हैं सबूत। कैग रिपोर्ट्स को सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिश की गई, तो कैग रिपोर्ट्स को क्यों रोके रखा आम आदमी पार्टी की सरकार, तत्कालीन सरकार ने। रिपोर्ट्स को लेकर बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों को दावा, तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। रिपोर्ट्स में आप सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत होने का आरोप भी लगा। साल 2017 और 18 से 2021-22 तक की 14 वो रिपोर्ट्स हैं
जिन पर विवाद गरमाया था। कैग रिपोर्ट्स को सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिश तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा की गई थी। आपको बताएं कि 2017-2018 से 2021-22 तक की वो 14 रिपोर्ट्स है जिनको लेकर के विवाद गरमाया। रिपोर्ट्स में शराब नीति जैसे मुद्दों पर कथित अनियमितताओं का जिक्र भी किया गया। सीएम आवास यानी कि शीश महल ये भी चर्चा में रहा। वायु प्रदूषण, डीजेपी जैसे मुद्दों का भी इस रिपोर्ट में जिक्र है और आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि तमाम ऐसे मुद्दे, ऐसे विषय जिनमें भ्रष्टाचार और अनियमितताएं थी और अपनी नाकामियों को छिपाने की वजह से ही तत्कालीन आम आदमी पार्टी ने कैग रिपोर्ट्स सार्वजनिक नहीं की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आज भी दिल्ली का जो विधानसभा सत्र है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है सरकार की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ ये जो विधानसभा सेशन है इसको लेकर के विपक्ष किस तरह से टेंशन में नजर आ रहा है? देखिए, कल पहले ही दिन जब नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ हुआ और उसके बाद स्पीकर का चुनाव हुआ और जब एक प्रस्ताव, बधाई प्रस्ताव में तमाम सदस्य अपनी बात कह रहे थे, तभी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया और स्पीकर ने उस पर नाराजगी भी जताई। तो उससे साफ जाहिर है कि दरअसल आम आदमी पार्टी कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ रही है जिससे वो अब सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर सके। कल स्पीकर ने कहा भी था कि सदन गरिमा से चलेगा और आप लोग इस तरह का व्यवहार ना करें। आज हम जानते हैं, जैसा आपने बताया भी दर्शकों को, कि सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी है जिसकी बड़ी चर्चा है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा भी था कि वो सीएजी रिपोर्ट यानी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और आतिशी सरकार के दौरान जो कुछ वित्तीय कुप्रबंधन था उसको जनता के बीच लाया जाएगा और एक प्रक्रिया रही है। इस तरह से सीएजी रिपोर्ट को ना रखना सदन के पटल पर, उस पर आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब बीजेपी उस पर निशाना साधती रही थी। तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण हम जानते हैं कि सबसे पहले उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा, जो सरकार के उपलब्धियों, जो भविष्य में जो सरकार जिस खाके पे आगे बढ़ना चाहती है उसका एक लेखा जोखा होगा, उससे एक विजन मिलेगा कि यमुना सफाई पर किस तरह से सरकार आगे बढ़ना चाहती है। दिल्ली में तमाम मुद्दों पर सरकार विकास का एक खाका सामने रखेगी, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी आज। और लेकिन इस बीच कैग की रिपोर्ट, 14 रिपोर्ट भी रखी जानी है जिस पर हंगामा होने के आसार है। कल छुट्टी है और परसों यानी 27 तारीख को विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होगा जिसमें मोहन सिंह बिष्ट का नाम पहले से ही तय माना जा रहा है। तो कुल 3 दिन का ये दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र है। इसमें कल हमने देखा कि नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, नए स्पीकर का चुनाव हुआ, विजेंद्र गुप्ता स्पीकर बनाए गए, उनको बधाई दी गई और आज उपराज्यपाल का अभिभाषण होना है और उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव उस पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, बहुत ही खास आज का सत्र रहने वाला है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो 14 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएंगी उसके बाद में तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई नजर आएंगी कि उसमें शीश महल की बात हो, उसमें शराब घोटाले की बात हो, तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो उजागर होंगे और उसके बाद निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की कलाई खुलती हुई नजर आएगी। किस तरह से जनता को लूटा गया वो सब कुछ सामने आएगा। संध्या, देखिए, जब बीजेपी आरोप लगाती है तो आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि वो विरोधी दल है, आम आदमी पार्टी की, लिहाजा उनका काम है आरोप लगाना, उनमें तथ्य नहीं है, या तमाम बचाव की बातें की जाती है। लेकिन जब सीएजी जो एक संस्था है, जो विधानसभा के पटल पर उसकी रिपोर्ट रखी जाएगी और अगर उसमें कुछ कहा जाता है तो वो एक प्रामाणिक आंकड़ा है, प्रामाणिक तथ्य है, उसको नकारना आसान नहीं होता। तो यानी वो एक ऐसा दस्तावेज है जो बहुत गहन अध्ययन के बाद, विभागों की छानबीन के बाद बनाया जाता है, तो वो एक तरह से प्रामाणिक होता है। सदन के पटल पर जो भी कुछ रखा जाता है उसकी प्रामाणिकता को लेकर कोई संदेह नहीं जताया जा सकता। तो तब आम आदमी पार्टी के लिए बचाव करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक दल आरोप लगाता है तो कहा जा सकता है कि वो छवि दुर्बल करने के लिए या फिर विरोधी दल होने के नाते उसका काम है आरोप लगाना। लेकिन अगर सीएजी किसी रिपोर्ट में किसी अनियमितता का इशारा करती है या घोटाले का इशारा करती है तो फिर बचाव बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक प्रामाणिक दस्तावेज है, वो एक संविधान के ढांचे के तहत वो हम जानते हैं कि वो पूरी प्रक्रिया में सदन के पटल पर रखी जाती है। और इसीलिए बीजेपी आरोप लगाती थी कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने
बचने की कोशिश की सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर ना रखने को लेकर। और ये आरोप आम आदमी पार्टी पर इसलिए लग रहा था क्योंकि बीजेपी का कहना था कि उससे कलई खुल जाती, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो या फिर डीटीसी की हालत की बात हो या बाकी यमुना पोल्यूशन और जो दिल्ली सरकार के जो तमाम विभाग है उनका तो इसीलिए बीजेपी कह रही थी कि उन रिपोर्ट को आखिर सदन के पटल पर रखा क्यों नहीं जा रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो जिस तरह से दिल्ली का मौसम बदल रहा है उसी तरह से सियासत भी करवट ले रही है। देखना होगा कि आज का दिल्ली का विधानसभा सत्र किन मायनों में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। और ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। जी हां, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में वक्फ बोर्ड के द्वारा हिंदुओं की संपत्तियों को अवैध रूप से कब्जाने का मामला सामने आया है। दरअसल अलीगढ़ जिले में 1768 वक्फ संपत्तियां होने का दावा वक्फ बोर्ड करता आया है, लेकिन जब अलीगढ़ प्रशासन ने इन संपत्तियों की जांच की तो सामने आए आंकड़ों से प्रशासन भी चौंक गया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए अलीगढ़ में मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अलीगढ़ में वक्फ संपत्तियों की जांच में हिंदू बाहुल इलाकों की जमीनें कब्रिस्तान और ईदगाह के रूप में दर्ज मिली हैं। मंदिरों की नगरी माने जाने वाले अलीगढ़ के अचल ताल इलाके को भी कब्रिस्तान में दर्ज पाया गया है। अलीगढ़ की वक्फ आयुक्त निधि गोस्वामी के मुताबिक जिले में 1768 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 1216 सरकारी श्रेणी में दर्ज हैं। इन संपत्तियों में कब्रिस्तान, शमशान, मरघट, बंजर और ऊसर श्रेणी की भूमि शामिल है। अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज है। वक्फ संपत्तियों की जांच अलीगढ़ प्रशासन द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर की गई है। देखिए, जनपद अलीगढ़ में कुल 1768 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें से करीब 1216 संपत्ति ऐसी पाई गई हैं जो खतौनी की श्रेणी के अनुसार सरकारी ज़मीन की भूमि में दर्ज है। हमने जो जांच कराई थी वो तहसीलों से खतौनी के माध्यम से कराई थी, क्योंकि खतौनी में हर प्रॉपर्टी की कैटेगरी डिवाइड होती है, तो वो कैटेगरी वाइज जाँच की गई है प्रेजेंट में उसकी सिचुएशन क्या है। तो बस ये 1216 जो संपत्तियाँ हैं वो जो सरकारी भूमि की श्रेणी होती है उसमें निकली है। जिले में अवैध वक्फ की संपत्तियों को लेकर प्रशासन सख्त है। अलीगढ़ की वक्फ आयुक्त के मुताबिक पिछले काफी समय से वक्फ संपत्तियों और हिंदुओं की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले की विस्तृत जांच कराई है। शासन के आदेश के बाद आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जो काम हुआ है वो सिर्फ सर्वे का हुआ है, आगे शासन का जो भी दिशा निर्देश होगा उसी हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। बट अभी तक ऐसा कब्जा हटाने का या कोई भी आदेश हमारे पास नहीं है। या अगर शासन कहेगा तुरंत करनी है तो तुरंत ही की जाएगी वो। अलीगढ़ प्रशासन द्वारा वक्फ संपत्तियों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद अवैध रूप से इन संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोगों में खलबली मची हुई है। अलीगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया है। मानसिकता पहले से ही खराब रही है, कोई वक्त की जगह नहीं है। चाहे रेलवे स्टेशन के सामने बच्ची बहादुर दरगाह हो,
उसको भी बना लिया, रेलवे की जमीन पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड कर दिया। ये सब फर्जी है, वक्फ बोर्ड कहीं नहीं है। जो शत्रुओं की जमीन थी उसको इन्होंने वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दिया। ये टोटल 100% फर्जी है। उसके लिए महाराज जी जांच करा रहे हैं और जिन्होंने ऐसा ऑर्डर किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने तो अचल सरोवर को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया, हमारे शमशान को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया। इनकी मानसिकता खराब है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ये बताइए, देश आजाद होने के बाद की जमीन को निश्चित किया जाएगा, जो शत्रु वहां चले गए वो उनकी जमीन है, इनकी वक्फ बोर्ड की जमीन कहां से आई? केवल इन्होंने क्या करा, एक वक्फ बोर्ड बनाया, उसको खाली जमीन को अपना करके वक्फ बोर्ड की जमीन दिखा दिया गया। ऐसे डॉक्यूमेंट है और ये कुछ षड्यंत्रकारी हैं, उनके कारनामे, उनको कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ये कांग्रेस के समय में इस प्रकार का दुष्चरित्र किया गया। हम जानते हैं कि एक एक जमीनें जो सनातन की हैं उन पर कांग्रेस ने जो कब्जा करवाया, समाजवादी पार्टी ने कब्जा करवाया, ये वहां पर उन्होंने किया नहीं, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा कब्जा कराया गया। और ऐसी जो वक्फ में दर्ज कर दी गई जमीनें हैं या जहां पर कब्रिस्तान बना दिए गए, जहां कोई मुसलमान रहता नहीं है, उन जमीनों को, वो सरकारी जमीनें हैं, सरकारी जमीनें खाली होंगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार वह उन जमीनों को चिन्हित कर रही है, जो सरकारी जमीन है जिन पर अवैध कब्जे हुए हैं, वो सब अवैध कब्जा से मुक्त होंगे। बहरहाल वक्फ बोर्ड पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो दूसरों की संपत्ति को मनमाने ढंग से अपना करार देती है और अलीगढ़ में भी इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। अलीगढ़ से डीडी न्यूज के लिए अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। और ताज़ा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, आप ही से जानना चाहेंगे, आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। 1700 से ज़्यादा संपत्तियां, जिसमें से 1200 से ज़्यादा संपत्तियां ऐसी जिस पर सरकार का आधिपत्य, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है उसे अपने आधिपत्य में लेकर के लगातार काम करता आया, अपने कब्जे में इन जमीनों को रखे रखा। लेकिन प्रशासन अब किस तरह से परत दर परत ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनको उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए संध्या, जिस तरह से लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद गहरा रहा था पूरे देश में और इस तरह की कई जांच पूरे देश में हो रही थी, अलीगढ़ में भी एक बहुत चौंकाने वाला मामला सामने जब आया, जब लगातार ये शिकायतें मिल रही थी। वक्फ बोर्ड लगातार हिंदू बाहुल क्षेत्रों की जमीनों को और मंदिरों की जमीनों को कब्जा कर रहा है और जो वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड था उसके मुताबिक पूरे अलीगढ़ जिले में जो 5 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 1768 जो प्रॉपर्टी थी वो वक्फ बोर्ड ने बताई कि उनके रिकॉर्ड में 1768 प्रॉपर्टी है। और जब शिकायतें लगातार बढ़ गई, जनप्रतिनिधियों ने शिकायतें की, स्थानीय लोगों ने शिकायतें की और जब सरकार ने एक बड़े लेवल पे इन प्रॉपर्टियों की जांच कराई तो संध्या जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है, जिसको सुनकर हर व्यक्ति हलकान है। 1216 संपत्तियां जो अरबों रुपए की हैं उस पर वक्फ ने अपना मालिकाना कब्जा जता रखा है और प्रशासन की इस जो जांच में वो सारे मामलों की कतई जो खुली हुई है। और इसमें देखिए एक और संध्या सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला, जब मेरी कल जो वक्फ और अल्पसंख्यक आयोग की आयुक्त हैं उनसे बात हो रही थी, निधि गोस्वामी से, उन्होंने कहा कि ये जो आंकड़ा है ये इसलिए भी चौंकाता है कि लगभग इस पे 45,000 से ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है इन प्रॉपर्टियों पे और कुछ लोगों ने किराए पे भी मकान ले रखा है, जिसका किराया आज की तारीख में 100 रुपए अदा करते हैं और उनको 99 साल के पट्टे पर वो जमीनें दे दी गई हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं संध्या, ये अलीगढ़ का एक पॉज एरिया है, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने घनश्यामपुरी का इलाका है और ये एक पार्क है गुरुद्वारे के पास और सरकारी रिकॉर्ड में ये पार्क जो है वक्फ बोर्ड की जमीन के नाम पे दर्ज है। और यहां पर मैं देखिए सबसे पहले संध्या मैं बताऊं कि ये बहुत गंभीर मामला है। जनप्रतिनिधि तो आवाज उठा रहे हैं, स्थानीय लोग भी आवाज उठा रहे हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो घनश्यामपुरी के हैं और ये जमीन जब उनको पता चला कि वक्फ बोर्ड ने कर दी, जबकि पूरा क्षेत्र हिंदू बाहुल क्षेत्र है। संध्या देखिए पहले जनसंख्या समझिए, जो अलीगढ़ की जो जनसंख्या में 20% सिर्फ मुस्लिम आबादी है जो कि मिश्रित आबादी है और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्लेस है जहां पे मुस्लिम आबादी की संख्या ज्यादा है, लेकिन टोटल 20% जो है मुस्लिम आबादी है, 80% जो है हिंदू आबादी है और ये पूरा हिंदुओं की आबादी का इलाका है। और गुरुद्वारे से सटी हुई एक जो पार्क है घनश्यामपुरी का, उस इलाके में मैं खड़ा हूं, यहां पर स्थानीय लोग हैं, इनसे ही सीधे मैं समझता हूं। जिस पार्क में मैं खड़ा हूं
ये वक्फ बोर्ड की है, लेकिन ये तो हिंदुओं का है। क्या यहाँ हिंदुओं का जन्म से ही, मेरी 54 साल की उम्र हो गई, मैं यहाँ पार्षद भी हूँ 7 साल से, और कभी हमने ये देखा ही नहीं कोई मुसलमान एक भी वोटर नहीं है इस वार्ड में, एक भी मुसलमान वोटर नहीं है। सरकारी पार्क है, इसमें ट्यूबवेल लगा है, 2-2 ट्यूबवेल लगे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये विपक्ष के लोग भी इस समय का बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कांग्रेस के राज्य के टाइम का ये नेहरू जी का नाम पे बना हुआ पार्क है, और ये देखिए नेहरू जी की मूर्ति लगी है। अगर इस पार्क को भी कहेंगे कि वक्फ की जमीन है, तो मैं समझता हूं तो ये तो बिल्कुल सरेआम जो इतना बड़ा धोखा ये वक्फ के नाम पे हिंदुस्तान में हो रहा है, इसको तो कतई रोकना चाहिए और बहुत जल्दी रोकना चाहिए। बिल्कुल। नीरज ये बताएं, 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में कोल गवाना, कोल में बहुत ज्यादा जमीनें जो वक्फ बोर्ड ने कब्जे में की है, क्या है पूरा मामला? सर, कोल में लगभग 245 संपत्तियां इस तरह की हैं जो कि वक्फ बोर्ड ने अपने कब्रिस्तान और ईदगाह के रूप में दर्ज कर रखी हैं, और ये सारे बाहुल्य जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं। अब हिंदुओं की मांग है कि इन पर कार्रवाई की जाए, और जल्द से जल्द योगी सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। अच्छा, जिस तरह से आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, आप तो यहाँ के लोकल बासिंदे हैं, लोकल निवासी हैं, ये पूरा क्षेत्र हिंदू बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पे भी वक्फ की कई जमीनें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, जबकि खुलासे में वो जमीनें कहीं ना कहीं सरकारी हैं। तो किस तरह का आपका विरोध है? आपने किस तरह से पहले विरोध दर्ज कराया है? ये मतलब यहाँ पे मतलब मुस्लिम नाम की कोई चीज नहीं है जी। सबसे पहली बात। दूसरी ये है कि यहाँ मतलब कोई वक्फ बोर्ड कैसे हो गया। जब से मैं मतलब जन्म से मैं देखता आ रहा हूँ कि मतलब ये हिंदुओं का बाहुल क्षेत्र, एक भी वोटर या एक भी मकान मुसलमान का नहीं है, तो ये वक्फ बोर्ड कैसे हो? संध्या, देखो बड़ा सवाल यही है, और ये दर्द जो है ये पूरे अलीगढ़ का है, क्योंकि अलीगढ़ में 1768 जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड ने रिकॉर्ड में दिखाई, और लेकिन जब जांच हुई तो 1216, एक बड़ा आंकड़ा है। और जो वो रिकॉर्ड में ये भी बताया गया कि वो अरबों की जमीन है, मस्जिद के नाम पे, शमशान के नाम पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, और बाकायदा वहां पे मुस्लिम आबादी को ठहराया गया है, किराए पे दी गई है, लोग दुकान कर रहे हैं, और ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के अलावा हिंदू बाहुल क्षेत्रों में भी है। तो लगातार विरोध हो रहा है, और पिछले दिनों एक बड़ा विरोध अलीगढ़ में लोगों ने किया, और अमरेंद्र विरोध हो रहा है, और वक्फ बोर्ड का एक और कारनामा सामने आया है। वहीं जनप्रतिनिधि जो हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके संरक्षण की वजह से ही इतनी बेशकीमती जमीनें जो हैं वो वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी थी। लेकिन प्रशासन अब मुस्तैद है और लगातार परतें खोल रहा है। सामने आएगा किस तरह से धांधलियां हुई थी और किस तरह से वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में इन बेशकीमती जमीनों को लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा के खिलाफ बेंगलुरु में कर्नाटक लोकायुक्त और ईडी में 150 करोड़ रुपए के जमीन घोटाला मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता एनआर रमेश ने लोकायुक्त और ईडी को शिकायत करने के साथ ही इससे संबंधित दस्तावेज सौंपे हैं। रमेश ने आरोप सैम पित्रोदा पर लगाया है कि कर्नाटक वन विभाग की भूमि से जुड़े 150 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा संलिप्त हैं। बीजेपी की ओर से की गई शिकायत में कर्नाटक के वन एवं पर्यावरण विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव और कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग के मौजूदा प्रमुख जावेद अख्तर के साथ ही वनों के प्रधान मुख्य संरक्षक आर.के. सिंह और संजय मोहन एवं बेंगलुरु शहरी क्षेत्र के उप वन संरक्षक एन रविंद्र कुमार व एस.एस. रविशंकर का भी नाम है। आरोप है कि 1996 में पित्रोदा द्वारा कर्नाटक वन विभाग से चिकित्सकीय पौधों के संरक्षण और शोध के लिए आरक्षित वन भूमि को पट्टे पर देने के अनुरोध के बाद उन्हें ये लहंका के पास 5 हेक्टेयर जमीन दे दी गई। इस भूमि को केंद्रीय वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा भी स्वीकृति देने के साथ ही 2001 में 5 वर्षों का पट्टा समाप्त होने के बाद इसे 2011 तक 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आरोप के मुताबिक पट्टा की अवधि विस्तार के 14 वर्ष बाद भी वन विभाग ने पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया है। और अब आपको लिए चलते हैं बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत 1925 में की गई थी। तब इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था और इस मौके पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट।
25 फरवरी 2025 को बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बिहार एवं देश विदेश से करीब 3,500 पीएमसीएच के पूर्ववर्ती छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाली हैं। साल 1925 में जब देश आजाद नहीं हुआ था तब इसकी स्थापना की गई थी। उस समय इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था। यूनाइटेड भारत के चुनिंदा 5 मेडिकल कॉलेज में पटना मेडिकल कॉलेज एक था। पटना को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला, जो कि 5,462 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके चलते ये इंडिया में ही नहीं विश्व में दूसरा सेकंड बड़ा अस्पताल होगा और चिकित्सा का हर तरह का इलाज यहाँ संभव होगा। पीएमसीएच को विश्व और प्रयागराज महाकुंभ के समापन में महज 2 दिन बाकी हैं, लेकिन लोगों की आस्था चरम पर है। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वालों की तादाद 63 करोड़ के पार हो चुकी है। सोमवार को महाकुंभ में 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उम्मीद की जा रही है कि महाकुंभ के बाकी दिनों में स्नानार्थियों की कुल संख्या 65 करोड़ के पार हो जाएगी। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज 2 विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। आज 10,000 लोगों के हाथ के छाप यानी कि हैंडप्रिंट लेने का भी विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा मेला प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। वहीं 550 शटल बसों के संचालन का रिकॉर्ड भी बनने वाला है। महाकुंभ मेला के परेड मैदान स्थित त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा संचालन के स्थान पर 550 शटल बसों का संचालन कर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दरअसल भीड़ के चलते ई रिक्शा का संचालन नहीं हो सकेगा। शटल बसों का संचालन हाईवे पर किया जाएगा। प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि सोमवार को 15,000 सफाई कर्मियों ने 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाकर विश्व रिकॉर्ड का दावा पेश किया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से होना बाकी है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर राजनीति करने वालों को कल करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने एक इबारत को उद्धृत करते हुए कहा कि कुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्था वालों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने अपने सद्भाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। 1.5 महीने में वामपंथियों समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए। महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी अखबारों की सुर्खियों की। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गुड गुड।
आ गई सैलरी? अब नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की। और अखबारों की तमाम सुर्खियों को समेटे हुए हमारी सहयोगी भावना नैयर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। रुक करते हैं भावना का ही। भावना, क्या कुछ खबरें हैं जो आज हेडलाइन के साथ अखबारों में प्रकाशित की गई हैं? अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों की बात करें संध्या, तो आज हरिभूमि अखबार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल वैश्विक दक्षिण के 35 देशों की महिला शांति सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला कर्मियों की अत्यधिक भागीदारी वाले शांति मिशन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये हिंसा कम करने और दीर्घकालिक शांति समझौता हासिल करने के लिए अधिक प्रभावी रहे हैं और ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग रही है और वैश्विक दक्षिण देशों की क्षमता बढ़ाएंगे, ये कहना है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जनसत्ता में प्रकाशित की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी एक खबर है, जहां विधि मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक चुनाव को कहा है कि एक साथ चुनाव कराना अलोकतांत्रिक नहीं है। विधि मंत्रालय ने पड़ताल कर रही संसद की संयुक्त समिति से कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना अलोकतांत्रिक नहीं है और इससे संघीय ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। अगली खबर का रुख करें तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बात बेहद ही महत्वपूर्ण बात की है। मोटापे से जुड़ी ये बात है और ऐसे में मोटापे के विरुद्ध देशवासियों को जागरूक करने के लिए 10 हस्तियां जो हैं वो जुड़ चुकी हैं और इन 10 हस्तियों के नाम सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं और ये जो 10 हस्तियां हैं वो इस लड़ाई की जोरदार वकालत करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हर व्यक्ति से भोजन के में तेल की खपत 10% कम करने और 10 अन्य लोगों को जिम्मा सौंपने का अनुरोध किया और ऐसे में मेट्रो भी अब इस हिस्से की मुहिम के हिस्से की भागीदार बन चुकी है और कहा है कि मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर कैलोरी काउंटर संकेतक लगाए जाएंगे कि सीढ़ियों पर चढ़ें और आपकी कैलोरी बर्न कितनी हुई है ये आपको संकेत देगी, ये कैलोरी जो संकेत है। अगली खबर का रुख करें, दिल्ली से जुड़ी खबर है। प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है, ऐसे में 125 दिन के बाद ग्रैप 2 की पाबंदियां हटा दी गई हैं, हालांकि ग्रैप 1 की पाबंदियां लागू रहेंगी। इसके साथ साथ अगली खबर का रुख करें, अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक खबर है और रूस यूक्रेन के युद्ध को 3 साल हो चुके हैं। ऐसे में जेलेंस्की ने कहा है कि स्थायी शांति रहनी चाहिए और ऐसे में कुछ भी करना पड़ेगा तो वो यूक्रेन के लिए करेंगे और वही रूस कह रहा है कि यूरोप नहीं चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो। ऐसे में भारत का रुख हमेशा से रहा है कि वो तटस्थ नहीं शांति का पक्षधर रहा है और उनकी विदेश नीति इस तरीके से रही है कि शांति का समर्थन किया जाए और अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए विदेश नीति में उन्होंने हमेशा कहा है कि संतुलन दिखाया है हमारे भारत की विदेश नीति ने। और जाते जाते एक और खबर का रुख कर लेते हैं संध्या, जिसमें होली का त्यौहार पास है और ऐसे में जो ट्रेनें हैं उसकी विशेष व्यवस्था की जा रही है। 700 विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। वेटिंग लिस्ट बढ़ने पर यह फैसला लिया गया है और पिछले वर्ष 621 ट्रेन चलाई थी रेलवे ने। ऐसे में ट्रेनों की संख्या जो है इस बार बढ़ाने की तैयारी में रेलवे नजर आता हुआ दिख रहा है। तो संध्या, अगर आज के अखबारों की बात करें तो ये कुछ विभिन्न क्षेत्रों की खबरें जिसे अखबारों ने अपने मुख्य पृष्ठ में जगह दी है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे दर्शकों के लिए अखबारों की तमाम सुर्खियों को समेट करके बहुत ही कम समय में लाने के लिए। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी बताया और उनकी साझेदारी को शांति के लिए एक ताकत बताया, जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दीर्घकालिक शांति के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान कहा कि यूक्रेन में किसी भी शांति समझौते के साथ सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शांति का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बिना गारंटी के युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में यूक्रेन पर आए प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इस मतदान में भारत सहित कुल 65 सदस्य देशों ने भाग नहीं लिया। प्रस्ताव के समर्थन में 93 वोट पड़े, जबकि विरोध में 18 वोट पड़े। ये प्रस्ताव यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी देशों ने प्रस्तुत किया था।
अमेरिकी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क के संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी का मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। मस्क की धमकी के लिए संघीय कर्मचारियों ने उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है। वेटिकन की रिपोर्ट के अनुसार लैब रिपोर्ट में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है और उन्होंने कुछ कार्यकलाप फिर से शुरू किए हैं। कॉफी चेन स्टारबक्स ने वैश्विक स्तर पर 1100 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बनाई है। जिन कर्मचारियों को छंटनी का सामना करना पड़ेगा उन्हें आज दोपहर तक सूचित कर दिया जाएगा। कंपनी में खाली पड़े सैकड़ों पद भी समाप्त कर दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा। फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। नवरत्न CPSU सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत धार में 200 मेगावाट की सौर परियोजना और राज्य में 1000 मेगावाट क्षमता की बैटरी स्टोरेज परियोजना स्थापित की जाएगी। कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए खुदरा महंगाई दर में कमी आई है। जनवरी 2025 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स और रूरल वर्कर्स के लिए महंगाई दर जनवरी में गिरकर क्रमशः 4.61% और 4.73% रह गई है। RBI के राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों से कहा कि वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, खासतौर से महिलाओं को इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए उपलब्ध तरीकों का उपयोग किया जाए। NTPC और फ्रांस की कंपनी EDF इंडिया ने करार किया है। इसके तहत वितरण कारोबार में अवसरों की तलाश के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी पहलों के साथ पंप, हाइड्रो स्टोरेज और हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड की जीत के साथ भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं मेजबान पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। विमेंस प्रीमियर लीग में सोमवार को खेले गए मैच में यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सुपर ओवर्स में मात दी। निर्धारित 20 ओवर तक स्कोर बराबर रहने के बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात जॉइंट्स से होगा। गुजरात की टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4थे स्थान पर। और नया सवेरा में अब बात मौसम की।
नया सवेरा में अब जाते जाते बात करते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य की। जी हाँ, राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है ये, और इस नृत्य में कलाकार सजीव लगने वाली घोड़ी की पोशाक पहनते हैं और ढोल थाली की धुन पर नृत्य करते हैं। जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं राजस्थान के इसी मनमोहक नृत्य के साथ। आप लीजिए इसका आनंद और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।